नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ भारतीय पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश काडर के एक सीनियर ऑफिसर हैं जो इस समय डीजी होमगार्ड का दायित्व निभा रहे हैं। 1990 बैच के वो ऑफिसर हैं और उनके पूरे कार्यकाल की मैं बात करूं तो वो हार्वर्ड से भी पढ़े हुए हैं और शायद प्रोबेबली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड भारतीय पुलिस सेवा उत्तर प्रदेश काडर के वो चुनिंदा उन ऑफिसर्स में हैं जिन्होंने हार्वर्ड में नीति प्रबंधन पॉलिसी मैनेजमेंट में उन्होंने वहाँ से हासिल किया है डिग्री को। और इसके साथ ही अब तक का उनका करियर एक बहुत ही एक्सेप्शनल आउटस्टैंडिंग करियर रहा है। कई मेडल्स हैं जो उनकी सर्विसेज की श्रेष्ठता की तरफ साफ तौर पर इशारा करते हैं। विनम्र हैं, मृदुभाषी हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के प्रमुख की जिम्मेदारी को भी उन्होंने बखूबी निभाया है और वर्तमान में वो अपने होम काडर रहने वाले भी वो उत्तर प्रदेश के हैं। मूल रूप से चंदौली उनका ज़िला है उत्तर प्रदेश का। तो चलिए सीधे चलते हैं, आपको विजय कुमार मौर्य जी के पास लेकर चलते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका अफसरनामा में। धन्यवाद शरद जी, मैं भी बहुत उत्साहित हूं आपसे बातचीत करने के लिए। जी जी जी, बहुत शुक्रिया सर। सर, इस कार्यक्रम में हम थोड़ा सा टाइम मशीन जैसे एक कॉन्सेप्ट की बात मैं बार बार कहता हूं कि अगर समय को पीछे लौटाने वाली कोई मशीन होती तो हम सब उसमें बैठकर अतीत की यात्रा भी कर लेते। और कई बार अतीत में झांकना, उस विंडो को खोलकर पीछे मुड़कर देखना बड़ा दिलचस्प लगता है, आपको भी लगता होगा। तो क्यों ना हम व्यूअर्स के लिए उस विंडो को खोलें और विजय जी को याद करें जब उनकी उम्र थी 15-16 साल। एक किशोर वय के विजय जी सपने देखना शुरू कर दिया था, लेकिन जीवन की चुनौतियां भी थीं, संघर्ष भी परिवार का समझ में आने लगता है। कैसे याद करते हैं आप अपने उस दौर को जब आप एक 10th में या 9th में पढ़ने वाले किशोर थे और आगे जीवन को कैसा देख रहे थे? शरद जी, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि अतीत में देखना जी। और मुझे लगता है कि अतीत जितना ही संघर्षशील होता है उतना ही ज़्यादा याद आता है और उसकी स्मृतियां बहुत ही सुहानी होती हैं। तो आपने ये खोल दिया पूरा मेरे 9th 10th या 11th 12th की बातें, तो अपने आप में एक जो है आपने मुझे उद्वेलित कर दिया कि मैं कुछ आपसे शेयर करूं और अपने दर्शकों जो हमें इस समय देख रहे हैं उनसे सीधे बात करूं। जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में चंदौली, जैसा आपने बताया, उसका एक बिहार बॉर्डर पे छोटा सा गांव है घानापुर, धरौली के पास में है। तो वहाँ से बिल्कुल वहाँ से हमने पढ़ाई लिखाई किया। फिर वहाँ 5-6 किलोमीटर दूर हमारा हाई स्कूल था, वहाँ से हाई स्कूल किया। बीच में कर्मनाशा नदी का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो रोज़ मैं कर्मनाशा नदी को पार करके जाता था स्कूल के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग सफ़र था। वहाँ पे पढ़ने लिखने में मेरी रुचि थी, हालांकि बहुत ज़्यादा माहौल नहीं था, ग्रामीण परिवेश था। आप सोच सकते हैं कि अर्ली मतलब हम लोग शुरू किए थे 9th 10th में 79 81 के बीच में 9th 10th किया था। तो काफ़ी उस समय संसाधन बहुत कम थे और आजकल के बच्चे समझ नहीं सकते हैं कि मुझे मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, रेडियो था। रेडियो कभी कभी हम लोग सुन लिया करते थे। तो वहाँ पे हमने गांव से किया था हाई स्कूल तक। 8वीं में बोर्ड हुआ करता था उसमें उत्तर प्रदेश में, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड था, तो उसमें मेरी अच्छी रैंक आ गई थी, मैं 2nd पोजीशन आ गया था। तो मेरे पिताजी बहुत उत्साहित हुए, थोड़े सा प्रोग्रेसिव दिमाग के थे और हैं अभी हमारे पिताजी किसान हैं। तो उनको वो थोड़ा सा पढ़ नहीं पाए थे अच्छी तरह से, उनकी बड़ी मन था कि बेटा अच्छा कर रहा है तो उसको पढ़ाएं, उसको आगे बढ़ाएं। तो उन्होंने फिर 9th 10th में भी मैंने बहुत अच्छा किया और फिर 11th 12th के लिए उन्होंने मुझे बनारस में क्वींस इंटरमीडिएट कॉलेज था, गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज था, वहाँ मेरा एडमिशन करा दिया। वो काफ़ी टर्निंग पॉइंट था, यद्यपि कि आप समझ सकते हैं कि शहर में एक भेज करके पढ़वाना बच्चे के लिए। तो मैं अपने मदर फादर का, विशेष रूप से पिताजी का बहुत ज़्यादा इस बात से मानता हूँ कि उनके प्रोग्रेसिव विचारधारा थी। गांव में और कोई नहीं निकला था इस तरह से।
तो उन्होंने वहाँ पर मेरा एडमिशन करा दिया। वहाँ मैं प्राइवेटली रह के रहता था, बाद में प्रिंसिपल और सबका सहयोग मिला, थोड़ा हॉस्टल में मिल गया था। तो इंटरमीडिएट में मैंने अच्छा किया, पूरे उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट बोर्ड में पूरे प्रदेश में सेकंड पोजीशन थी। तो वहाँ से, और साथ साथ में उस समय जब तक गांव के परिवेश में थे तो कुछ आइडिया नहीं थी कि ये जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता, आईआईटी एडमिशन होता है, इंजीनियरिंग होता, उस समय कोई आइडिया नहीं थी। हाँ, पढ़ने के लिए आगे चले गए थे और पिताजी को लगता था कि कहीं टीचर बन जाएगा या कुछ नौकरी वोकरी जरूर लग जाएगी, थोड़ा अच्छा पढ़ लेगा तो। नहीं, वहाँ पर हमारे कुछ अच्छे दोस्त मिल गए, बहुत अच्छे दोस्त मिल गए। मैं ज़रूर यहाँ पर मेंशन करूँगा, मैं हर जगह करता हूँ। एक सुजय कुमार शरण थे मेरे दोस्त, तो वो उनके फादर कॉलियरी में थे, बहुत बड़े मैनेजमेंट में थे। तो उन्होंने बताया कि ये जेई का प्रिपरेशन, अच्छा उस समय जेई जो है सभी भाषाओं में नहीं होती थी। आईआईटी की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती थी सभी भाषाओं में नहीं होती थी, केवल इंग्लिश में होती थी। हम लोग हिंदी मीडियम के पढ़ने वाले, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था। आप चुनौती की बात करें कि भाई ये अंग्रेजी कैसे समझ में आए, आई कैन अंडरस्टैंड सर, अंग्रेजी में पूरा एग्जाम लिखना है तो कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं चलिए अंग्रेजी की किताबें खरीदते हैं, अंग्रेजी की किताबें मतलब जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सभी को जा करके ले आए, जो अपनी पाठ्य पुस्तक थी उसके अलावा ले आए और उससे धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। मैं आपको देख रहा हूँ कि ये जो आपका आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल एक करियर गया शुरू से, इसके पीछे सर प्रेरणा क्या थी? क्योंकि पिताजी किसान थे, आसपास कोई ऐसा वातावरण नहीं था कि बगल वाले घर में टॉपर है, इधर लेफ्ट साइड में टॉपर है। आज तो हम देखते हैं कि बच्चों को 99% वाला है, कोई 96% वाला है, लेकिन उस समय तो कोई मोटिवेशन नहीं था। तो आपका मोटिवेशन पॉइंट क्या था? देखिए शरद जी, मैं बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रैक्शन आज भी हैं और डिस्ट्रैक्शन तब भी थे। वेरी ट्रू सर, आई डू एग्री। मेन जो यूथ में, मैंने अभी आपकी बात कर रहे हैं तो मैं जरूर कहना चाहूँगा कि एक हम लोग की बैकग्राउंड थोड़ी सी पुअर थी, तो एक तो चैलेंज ये था कि पढ़ाई लिखाई करना है, नहीं तो कहीं नहीं रहेंगे। एक आप समझते हैं कि चैलेंज रहता है कि यदि नहीं हो पाया तो क्या होगा। बिल्कुल। माँ बाप जो है इतना पैसा लगा करके अपनी जमीन गिरवी रख करके या इधर उधर करके पैसा दे रहे हैं, वो बहुत सारे बच्चे आज की डेट में नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम लोग समझते थे। तो एक तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दूसरा टीचर्स भी थोड़ा सा बहुत ही अच्छे थे गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज में, वो भी इनकरेज करते थे। हम लोग पढ़ना लिखना शुरू किए। तो एक तो मैं सभी से, आपने एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि देखिए, बिना कमिटमेंट के और बिना आपके एक जो है फॉरवर्ड लुकिंग एटीट्यूड के कोई चीज़ गेन नहीं हो सकता। और कोई भी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक सबसे बड़ी बात है कि बिना आपके त्याग के, बिना आपके मेहनत के, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। ये तो समझना ही पड़ेगा। और मैं बार बार यही कहता हूँ, अपने यूथ से भी कहता हूँ कि देखिए, ये जीवन में जो मिलना है आपको, वो केवल त्याग और तपस्या से ही मिलना है। तो इस समय का जो इन्वेस्टमेंट होता है, इस समय यदि आप थोड़ा त्याग करेंगे, जो हमारे यहाँ सिस्टम में भी कहा जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम और आश्रमों की बात की जाती है, तो ये 20-25 साल का जो समय होता है, यदि ये समय सही ढंग से बिना डिस्ट्रैक्शन के दिन निकल गया, वही आदमी आगे बढ़ सकता है जिसका कि समय का उपयोग बहुत अच्छी तरह से कर ले। सर, मैंने एक फिनोमेनन ये देखा, बड़ा दिलचस्प है ये, कि अर्ली 80s तक प्रयागराज, जो पहला इलाहाबाद विश्वविद्यालय था, प्रयागराज कहते हैं हम उसको, वहाँ का एन झा हॉस्टल एक कहा जाता था कि इट्स अ काइंड ऑफ फैक्ट्री, एक तरह की फैक्ट्री थी जो आईएएस अधिकारियों का, माफ़ कीजिएगा, उत्पादन करती थी, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का। सही बात। लेकिन 90s से मैंने परिदृश्य बदलते हुए इस मायने में देखा कि टेक्निकल एजुकेशन के युवा बड़ी संख्या में अखिल भारतीय सेवाओं की तरफ आकर्षित हुए, चाहे वो इंजीनियर्स हों। इंजीनियर्स का डोमिनेंस स्टिल आज भी सबसे अधिक मैं देखता हूं कि इंजीनियर्स इस सेवा के प्रति आकर्षित होते हैं। तो आपका जो ग्रेजुएशन था इंजीनियरिंग का और फिर पीजी था, क्या इसी दौरान ये बीज आपके भीतर प्रस्फुटित हुआ, इसका प्रत्यारोपण हुआ? देखिए, कमिटमेंट और हार्ड वर्क तो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को ज़्यादा रगड़ना पड़ता कंपेयर टू
मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाकी जगह नहीं होता है, लेकिन इनको ज़्यादा रगड़ना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मेहनत की आदत यदि आपकी है, पढ़ने लिखने की आदत आपकी है, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाओगे। तो मैं वही बार कहता हूँ कि मेहनत करने की आदत, और ये शुरू में यदि मेहनत करने की आदत यदि आपको पड़ गई तो फिर जीवन में फिर सारी चीज़ें आपको उसका डिविडेंड ही लेना है। तो युवाओं में क्या है कि मैं थोड़ा सा विषय से अलग हो जा रहा हूँ कि इस समय जो है आप जानते हैं अट्रैक्शन बहुत रहते हैं। मैंने अपने साथ भी देखा था, बहुत ब्रिलियंट बच्चे थे, लेकिन वो पिक्चर्स देखने में या वो साइकिल पर बैठ करके चारों ओर घूमने में ज़्यादा समय बिता दिया। तो जो इस तरह की चीज़ों में बिता देगा वो कहीं न कहीं पीछे रह जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो डिस्ट्रैक्शन इस एज में सबसे ज़्यादा रहती हैं। आप समझ सकते हैं जब 18 से 22 सही कहा सर, 16 से लेकर के 20 साल 22 साल में तरह तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं। सबसे अच्छा कपड़ा पहनने का मन करता है, सबसे अच्छा घूमने का मन करता है, अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहता है, उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो यदि इसमें थोड़ा सा, मेरा अपना मानना है, थोड़ा कंट्रोल हो जाए और लक्ष्य के प्रति वही प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने की आदत बन जाए, तो आदमी, कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा कर सकता है। तो ये इंजीनियर्स का इसमें एक और सर बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल जो मेरे मन में आता है कि आपके करियर पे मैं निगाह डालता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक स्टेडीनेस भी है उसमें। जब आप एक अपने गोल को बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से अचीव कर लेते हैं, वेदर इट इज़ ब्यूरोक्रेसी, वेदर इट इज़ पॉलिटी, क्रिकेट और सिनेमा, तो फिर स्टेडीनेस सर, ये इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, इट्स बिकमिंग अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क कि आपके लिए बड़ा कठिन होता है कि आप अपने को विनम्र रखें, आप अपने को अकाउंटेबल रखें और आप प्राउड और गर्व से अपने को, नेगेटिविटी वाले गर्व से, दर्प से अपने को बचाएं। आपने कैसे इसको अचीव किया? सर जी, आपने ये बात छेड़ दिया तो थोड़ा सा और अच्छी तरह से बता दूं आपको कि जब मैं सर सोचे IPS में हुआ तो हमारे जो मित्र थे और बहुत जान पहचाने वाले लोग थे, तो वो ये कहते थे कि ये तो बहुत ही एक, जैसे आपने कहा, विनम्र है और बहुत ज़्यादा जो है पुलिस के हिसाब से वो तेवर नहीं है कि ये जो है पुलिस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और एक पुलिस ऑफिसर से एक डिफरेंट तरह की एक एक्सपेक्टेशंस होती है, लोगों की पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस, मुझे नथिंग टू बोस्ट अबाउट, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं एक के बाद एक जिले, बहुत जो डिफ़िकल्ट जिले थे वो किया, और जिस तरह से किया आज भी उसके लोग मिसाल देते हैं। मैं अलीगढ़ जैसे जिले में 2 बार SSP रहा हूँ। एक बार जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा स्ट्राइक चल रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही थी। उस समय ADG लॉ एंड ऑर्डर में SSP बरेली था उन दिनों। तो रात में उनको फ़ोन आया कि आपको तुरंत अलीगढ़ जाना है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपको वहाँ संभालना है। तो मेरी एक तरह से एक USP थी कि यदि कोई बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं तो मैं जा कर के उसको हैंडल कर सकता हूँ। तो रातों रात मुझे वहाँ भेजा गया और जा कर के मैंने तुरंत उसको संभाला और वहाँ पर रहा। और बाद में भी उसके 3-4 साल बाद फिर से आवश्यकता पड़ी, वहाँ पे थोड़ा कम्युनल राइट की सिचुएशन थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, तो सरकार ने दूसरी बार मुझे अलीगढ़ में भेजा और वहाँ पर जाके कंट्रोल किया। लगभग 2 साल में वहाँ रहा। किसी तरह से, आप समझते हैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल का होता है, तो किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आई। एक और बहुत महत्वपूर्ण आश्रम जीवन में प्रवेश करता है, जैसा आपने ब्रह्मचर्य की बात की, ब्रह्मचर्य के बाद है गृहस्थ आश्रम। तो आपका इसमें जब प्रवेश हुआ तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक बहुत व्यस्त अधिकारी हो, राजनेता हो, किसी भी क्षेत्र का बहुत सफल व्यक्ति हो, अगर उसके घर में एक ऑर्डर मेंटेन होता है तो वो बहुत कैपेबिलिटी उसकी कई गुना बढ़ जाती है। नहीं तो वो कितना भी कैपेबल क्यों ना हो। लेकिन तो ये जो आपकी जीवन संगिनी रही, ये क्या हाउस मैनेजर रही या वो भी वर्किंग रही, और जाहिर है मुझे लगता है कि उस दौर में शादी और जिस तरह का आपका स्वभाव है, ये क्या अरेंज मैरिज थी या लव कम अरेंज मैरिज थी, ये किस तरह का, थोड़ा सा इसके बारे में ज़रा बताइए हमको। अब आपने पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा तो मैं बता दूं कि एक मेरी तो अरेंज मैरिज ही है। तो
जी, किसी के जीवन में, किसी भी सक्सेसफुल आदमी के जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे कितना व्यस्त हों आप, यदि आपका किसी भी सक्सेसफुल आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत रेयर होगा जिसका कि फैमिली लाइफ बहुत ही डिस्टर्ब हो और जीवन में वो सफल हो सकता है प्रोफेशन में थोड़ा बहुत कहीं पर एक आइसोलेटेड इंसिडेंट हो सकती है कि वो सफल हो, लेकिन कंसिस्टेंट सफलता किसी के जीवन में है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसके जो लाइफ का है, जो दूसरा पहलू है, सामाजिक जीवन है, उसका पारिवारिक जीवन है, वो स्वस्थ रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूं कि मेरे पत्नी, धर्मपत्नी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, परिवार अच्छा है, हमारे बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं। तो हमने हमेशा अपने व्यस्त समय में भी परिवार को कभी भी नहीं छोड़ा, हमेशा उनके साथ रहे, उनके सुख सुविधा के साथ साथ उनके रिक्रिएशन के लिए। तो मैंने देखा है दीदी, आप कोई भी काम चाहे कितना व्यस्तता से करते हैं, यदि आप काम सिस्टमेटिक करते हैं, प्लान्ड वे में करते हैं और पर्टिकुलरली गवर्नमेंट में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, यदि आप उसको डेलीगेट करते हैं, मैं बहुत सारे आपने बताया, मैं हार्वर्ड से भी पढ़ा हूँ, सिंगापुर से भी मैं पढ़ा हूँ मैनेजमेंट, तो वो एक बहुत बड़ा वर्ड है डेलीगेशन। यदि आप, सबसे बड़ी मंत्र ये है कि आप जो काम करते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से स्टडी करिए और ये कोशिश करिए कि आप जैसा काम करने वाला और लोग नीचे आप डेवलप कर लीजिए और हमेशा आप पा सकते हैं उनको। सर, एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, आपने नीति प्रबंधन में हार्वर्ड से डिग्री ली है, तो ये नीति प्रबंधन रिगार्डिंग के कैसा था? क्या ये मैनेजमेंट का कोई कोर सब्जेक्ट था या आपकी पुलिसिंग से ही जुड़ा था? ये एक मैनेजमेंट का कोर्स था जिसको मैंने स्कॉलरशिप जीत के, एक तरह से ये गवर्नमेंट का भी स्पॉन्सर्ड रहता है, लेकिन मैंने अपनी ओर से एग्जाम दे करके, ये सिंगापुर और हार्वर्ड का ज्वाइंट कार्यक्रम था, मास्टर इन पब्लिक मैनेजमेंट। तो उसमें हमने किया था मास्टर डिग्री। तो एक सेमेस्टर सिंगापुर में था, एक सेमेस्टर हार्वर्ड, कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट हार्वर्ड से हुआ था। तो ये बहुत सारा इंसाइट मुझे मिले उसमें। सच में जो बात कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को समझने का, जानने का एक अवसर मिला और हमको हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी उसका बहुत ज़्यादा उपयोग रहा कि हम कैसे पब्लिक गुड के लिए, फाइनलिटी में एक सब पब्लिक सर्वेंट का बड़ा काम होता है कि कैसे अपने पब्लिक गुड को, गवर्नेंस को अच्छी तरह से कर सकें, कैसे उसको एक्सपैंड कर सकें और मैक्सिमम रिजल्ट देख सकें। बेसिक देखिए फंडा यही है, मतलब बेसिक किसी भी मैनेजमेंट का फंडा यही है कि मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जाए। ये एक बेसिक चीज़ें हैं। रिसोर्सेज मिनिमम है, उसमें हम कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे अफेक्ट हों। तो वो एक हमें काफ़ी उसमें इंसाइट मिला। आपने क्या देखा वहाँ और क्या आपको लगता है कि वहाँ जो शिक्षक, मैंने बहुत प्रशंसा सुनी है हार्वर्ड और कैम्ब्रिज के टीचर्स की, जो हर चीज़ के लिए अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, चाहे वो उन्हीं के मुल्क की आलोचना क्यों ना हो। वो कहते हैं आप जितने क्रिटिकल एनालिस्ट होंगे उतना बेहतर होगा। कैसे देखा आपने हार्वर्ड को? जी, ये जो आपने कहा कि इसके लिए, जैसे कहते हैं ना, गुड़ का स्वाद लेने के लिए आपको गुड़ खाना पड़ेगा। तो वहाँ सच बता रहा हूँ आपको, वहाँ जाना पड़ेगा। आप जाके जब देखेंगे इन्वायरमेंट, वहाँ से बातचीत, वहाँ का डिस्कशन, वहाँ का डिस्कोर्स जब सुनते हैं तो आप सोचते हैं कि आप एक डिफरेंट वर्ल्ड में चले गए। जो केस बेस्ड स्टडीज होती हैं, रियलिटी की स्टडीज होती हैं और बिना लाग लपेट की जो बातें होती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसका कोई जवाब नहीं है। इसी तरह से बिल्कुल सर, जो प्रोफेसर्स हैं, दे आर नॉट ओनली, वो इंडस्ट्री से भी आते हैं, पॉलिटिकल फील्ड से। जैसे मुझे एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का कोर्स मैंने लिया था, तो उसमें जो है, जो प्रोफेसर थे वो कनाडा के, हालांकि जीत नहीं पाए थे, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शंस के वो सेकंड रनर थे, वो हमें पढ़ाते थे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में और कैसे होता है सारी चीज़ें। तो बट ही वाज सो गुड, इतनी अच्छी तरह से बातें करते हैं और इतने प्रैक्टिकल बातें करते हैं जिसका कि
मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें मिलता है। तो लोग वहाँ पे एक तो प्रैक्टिकल स्टडीज होती हैं, एम्पिरिकल स्टडीज होती हैं, केस बेस्ड स्टडीज होती हैं, तो उससे बहुत सारा इंसाइट आप डेवलप करते हैं। आपके एक्सप्रेशन को मैं देख रहा हूँ जी, ये बहुत प्रिसाइज है, बहुत बेहतर है और बहुत ही आप एलिगेंट तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। आपके भीतर एक लेखक दिख रहा है सर मुझे। क्या कुछ किताबें आकार ले रही हैं? नहीं, अभी तो नहीं ले रही, लिखूंगा जरूर। मैं जो है लिखूंगा अच्छी तरह से, अपने एक्सपीरियंसेस जरूर जॉट डाउन करूंगा। और भी जो कंटेम्पररी, अभी तो आप समझते हैं कि जब हम गवर्नमेंट में हैं तो हमें एक मर्यादा है, उसके अनुसार हमें काम करना है। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को अपने उसी तरह से रहना चाहिए, लेकिन जब भी हम गवर्नमेंट से बाहर होंगे तो निश्चित रूप से जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे वो किसी के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र की है या मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, कैसे पब्लिक लाइफ को और अच्छा किया जा सकता है उस संबंध में, तो मैं ज़रूर लिखूंगा। हम बहुत शुरू से अपने जर्नलिज्म के करियर के आरंभ से सुनते थे कि ब्रिटेन में पुलिस को बॉबी कहते हैं जी, क्योंकि वो इतना लविंग उसका एटीट्यूड होता है। और मैं भारतीय पुलिस को प्रणाम करता हूं सर। ये ज़रूर है कि एक पुलिस का फेस जो बनाया गया है या बन गया है, और कुछ चीज़ें होंगी भी जो नकारात्मक होती हैं, वो हर प्रोफेशन में है, उसके लिए पुलिस व्यवस्था पर उंगली उठाना उचित नहीं होगा। जिन परिस्थितियों में भारतीय पुलिस काम करती है, यूरोप के मानक देखें कि कितनी आबादी पर कितने पुलिस वाले हैं या कितने पुलिस स्टेशंस हैं, तो हमारी पुलिस हमेशा काम के दबाव से जूझती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि अगर पॉलिटी में एक ऐसा मैसेज देने वाला एक टॉप बॉस आता है जो कहता है कि आप कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको पूरी स्वतंत्रता है और नियमों और संविधान के दायरे में आप वो सब कुछ करिए, कठोर से कठोर फैसले लीजिए जो आप कर सकते हैं, तो मैं देखता हूं कि वो उत्तर प्रदेश जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक समय बड़ी अराजक स्थिति थी कानून व्यवस्था की, आज मैं देखता हूँ कि एक कांस्टेबल भी सम्मन लेकर जाता है तो ड्रेडेड गैंगस्टर्स और दूसरे जो लोग हैं वो भी खड़े होते हैं और खौफ में आते हैं। तो सर इस पर एक कंक्लूडिंग कमेंट आपका। देखिए, आपने बात सही कही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और जनरल इंडियन पुलिस के पास दबाव बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत बड़ा दबाव है और समस्याओं का बहुत बड़ा दबाव है, लेकिन उसके विपरीत भी हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। और आज की डेट में उत्तर प्रदेश में संख्या बल बहुत बढ़ा है और पुलिस को काफ़ी फ्रीडम मिली है काम करने की, और उसी का परिणाम है कि आज के डेट में गैंगस्टर्स के पैर डगमगा रहे हैं। अब हिम्मत नहीं है उत्तर प्रदेश में कोई भी गैंगस्टर या कोई भी जो है अपराधी, बड़ा अपराधी यहाँ पर घुसने की हिम्मत कर सके। तो समाज में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप प्रदेश को डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाना चाहते हो तो पहली एंड फॉरमोस्ट रिक्वायर यही रहती है कि आप कितना फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर दे पाते हैं, कितना अपराध मुक्त और भय मुक्त वातावरण दे पाते हैं, और ये काम ये पुलिस का ही है। तो पुलिस अपने पूरे शौर्य के साथ इस समय उत्तर प्रदेश में काम कर रही है और स्थितियां बहुत बेहतर हो रही हैं, आने वाले समय में और बेहतर होगी। जहां तक कि आप बात करें कि ओवरबर्डन की, तो ये समस्या है और जनरली रहेगी। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कॉम्प्लिकेशंस और आगे बढ़ते हैं, तो उसमें मैं इस पर तो एक घंटे डिस्कशन कर सकता हूं कि आज की डेट में जो बहुत सारी चीज़ें जो है सामाजिक जो बंधन है ना, वो कितने मुश्किलों में पड़े हुए हैं। मेन जो कुछ जो क्राइम, जो सेंसेशनल क्राइम है आज की डेट में, वो बहुत सारा जो समाज में विकृतियाँ आ रही हैं, जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट के कारण है, जैसे भी हो, जो भी सारी चीज़ें हैं उन्मुक्तता के कारण, तो उसके कारण बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं जो पुलिस को डे इन डे आउट जूझना पड़ता है। जहाँ तक गैंगस्टर्स की बात है, जहाँ तक संगठित अपराधियों की बात है, उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और मुझे आशा नहीं विश्वास है आगे आने वाले समय में और अच्छी तरह से करेगी। अभी 60,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ हुई हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। ये पुलिस के अधिकारी जब थानों पर पहुँच जाएंगे, मुझे याद है जब हम लोग शुरू किए थे सर्विस तो 80-90 हज़ार के आसपास पुलिस फोर्स थी और आज की डेट में 60,000 एक साथ अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो एक समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस एक जो उस समय था उतना ही से रिप्लेस हो रहा है। तो
संख्या बल बढ़ेगा। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। अच्छे बच्चे आ रहे हैं अब, बहुत ही क्वालिफाइड बच्चे एज ए कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा फोर्स होगा, तो चीज़ें और बेहतर होंगी भविष्य में। बहुत सर धन्यवाद करूंगा मैं आपको कि एक शानदार ट्रीट रही ये डिस्कोर्स की, आपके साथ बातचीत की एक शानदार दावत रही, जिसमें कई मूल्यवान मंत्र मिले युवाओं के लिए कि प्रतिबद्ध रहिए, भविष्य की तरफ देखते रहिए, विचलित मत होइए। आपने सुना कितने मूल्यवान मंत्र हैं उनके। एक बार फिर उनका धन्यवाद। और अफसरनामा के अगले एपिसोड में एक और अफसर को लेकर हम मिलेंगे। नमस्कार।